हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो एक एक प्रॉब्लम मैं तीनों से डिस्कस करूंगा। एक प्रॉब्लम लूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। तो तीनों पे एक एक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ। लाप्लास इक्वेशंस के एप्लीकेशन को थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। कंपटीशंस के लिहाज से सारी वीडियो हैं ये, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जिन एस्पेक्टों पर आते हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें लेक्चर में सबसे पहले तो हम यही जान लें कि लाप्लास इक्वेशंस कैसे आई और फिर लाप्लास इक्वेशंस के कैसे हम एप्लीकेशंस उठाते हैं। लाप्लास इक्वेशंस में जो आती है लाप्लास इक्वेशंस वो हमारे पास आती है डाइवर्जेंस ई इजकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ई को हम जैसे ही हम माइनस ग्रेडियंट वी लिखते हैं तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट v माइनस का इसकी वैल्यू हो जाती है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम बच्चों लिख पाएंगे डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपटीशन से लिहाज के हिसाब से फिर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आता है, v देता है, रो पूछता है। तो v जैसे हमें देता है पोटेंशियल की वैल्यू और रो पूछता है, तो फिर उसमें हम ये देख लें कि v हमें किस कोऑर्डिनेट में दे रखा है। अगर हमें सपोज किया v x का फंक्शन दे रखा है तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करें। v x का फंक्शन दे रखा है, उससे दो बार डेरिवेटिव करके वैल्यू कैलकुलेट कर लें इधर, उसको माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करते हैं और रो कैलकुलेट कर लें। लगातार क्वेश्चंस ऐसे देखे जाते हैं कंपटीशंस के लिहाज से। अगर यही क्वेश्चंस v फंक्शन x और y का है तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर को माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दें। दोनों डेरिवेटिव्स निकाल लें, x के रेस्पेक्ट भी y के रेस्पेक्ट भी, और इसमें पुट कर दें, सॉल्व कर दें। उसके अलावा अगर ये तीनों में पूछता है, v तीनों का ही फंक्शन है x y z का, तो इसे लिखते हैं डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। v जब एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो उनके, x के रेस्पेक्ट भी, y के भी और z के भी, और इसमें पुट कर दो, रो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है, रो ही पूछता है तो ऐसे कैलकुलेट करें। इस यहाँ तक ये इक्वेशंस कहलाती है पॉइजन इक्वेशन, इसको कहते हैं पॉइजन इक्वेशंस। और पॉइजन इक्वेशंस किस में रिलेशंस प्रोवाइड करती है? v में और रो में, पोटेंशियल में और चार्ज डेंसिटी में। अब अगर हमारा चार्ज फ्री रीजन है, इन चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन में बच्चों रो को ले लेते हैं जीरो, क्योंकि वहां चार्ज होगा ही नहीं तो रो जीरो होगा। तो हमारा डेल स्क्वायर वी की वैल्यू जो है वो बन जाती है जीरो। लेट अस से वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, केवल एक ही दिशा में बदलाव हो रहा है वी का, और केवल एक्स का हमारा फंक्शन है ये एक्स। तो इस इक्वेशंस को हम लिख देते हैं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सपोज किया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस है। एक प्लेट है, x बराबर d1 पे पोटेंशियल हमारा है v1, और दूसरी प्लेट है वो x बराबर d2 पे है, यहाँ पे पोटेंशियल है v1, और x बराबर d2 पे पोटेंशियल v2 हो जाता है। इस यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल बताना है। मैं एक बात आपको क्लियर किए देता हूँ और सदा दिमाग में रखें इस चीज़ को कि इस इक्वेशंस का जब भी हम लाप्लासियन इक्वेशंस, ये हमारी है लाप्लासियन इक्वेशन का जब सॉल्यूशंस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती हैं, कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, और उन कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके बाकी की जो कंडीशंस हैं वो हम जनरेट करते हैं। ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो हम क्या करें कि अगर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है कि इसका जो v का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स वो कांस्टेंट होगा। ये मान लें इसे कुछ देर के लिए, दिस इज ए कांस्टेंट, क्योंकि हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन इधर से करेंगे तो इसका भी करेंगे,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां तो बन जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और डेल ए अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट ए लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करें, इसको इस फॉर्म में लिख लें, डी वी इजकल टू ए डी एक्स, ये लिख दें, इसको इधर ले जाएं और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें। तो v जो फंक्शन x का होगा इजकल टू ए एक्स प्लस बी। वी एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें ए एक्स प्लस बी। हमारे पास दो यहां पे अननोन हैं। हियर देयर आर टू अननोन। व्हाट आर द अननोन? ए एंड बी। अब ए और बी की अगर जितने हमारे पास अननोन है इतनी हमें लिमिट पता होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चंस में देखें, एक्स बराबर टी पे पोटेंशियल V1 दे रखा है, एक लिमिट तो हमें ये पता चल गई। और दूसरी क्या पता चली, जब एक्स की वैल्यू V2 है तो पोटेंशियल V2 है। तो दो कंडीशन से पता है, दो ही यहाँ अननोन है, तो ए और बी ज्ञात हो जाएंगे यहां से। तो क्या लिखें इसे, V1 इजकल टू ए D1 प्लस बी। यहां पे क्या किया, v की जगह V1 कर दिया, x की जगह पर D1 कर दिया, और b ये रहेगा ही। तो V1 बराबर ए D1 प्लस बी। और V2 हमारा कैसे आ जाएगा सिमिलर बच्चों, ये आ जाएगा ए D2 प्लस बी। जब x की वैल्यू D1 है तो v बराबर V1 है, तो V1 बराबर a इंटू D1 प्लस बी। x की वैल्यू जब D2 है तो v बराबर V2 है, वो कंडीशंस लगा दो। यह रो 0 है इस रीजन के अंदर, चार्ज फ्री रीजन में ही तो कर रहे हैं हम। अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, a और b। तो a तो कैलकुलेट हो गया, दोनों का अंतर कर दें। a डिफरेंस करेंगे, V1 से V2 घटा दो, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a आ जाएगा हमारा, हाँ जी देखें a कॉमन निकल रहा है, V1 माइनस V2 D1 माइनस D2। ये आ गया V1 माइनस V2 अपॉन D1 माइनस D2। कैसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको करोगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस बी 0। तो V1 माइनस V2 इजकल टू ए D1 माइनस D2। तो यहां से a की वैल्यू पता चल गई, V1 माइनस V2 अपॉन D1 माइनस D2। और b कैसे पता चले अब हमें, तो b हमारा यहां से आ जाएगा, b इजकल टू V1 यहां पुट कर दो माइनस ए D1। तो ये V1 माइनस a कितना है हमारा, ये रहा V1 माइनस V2 अपॉन D1 माइनस D2 इंटू D1। ये वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू यहां पे पुट करो, b की पुट करो, तो Vx पता चल गया। तो Vx हमें कितना ऑब्टेन हुआ, Vx इजकल टू a कितना मिला, V1 माइनस V2 अपॉन D1 माइनस D2। ये a की वैल्यू हो गई, x हो गया, प्लस b कितना है, V1 माइनस V2 अपॉन D1 माइनस D2 इंटू D1। अब हमें इससे फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द एडवांटेज फ्रॉम दिस रिलेशन। इससे फायदा क्या है, जब हमें ये पता है, ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमें पता है कि x बराबर D1 पे V1 है, तो हमें D1 भी ज्ञात है, V1 भी ज्ञात है। x बराबर D2 पे V बराबर V2 ज्ञात है, तो हमें D2 भी ज्ञात है, V2 भी ज्ञात है। तो यहां से देखो V1 V2 और D1 D2 के बाद में ये भी सारा ज्ञात हो जाएगा, ये भी सारा ज्ञात हो जाएगा। तो किसी भी x पे हम पोटेंशियल बता सकते हैं, x की किसी भी वैल्यू पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
ई एक्स इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस v1 माइनस v2 अपॉन d1 माइनस d2। या हम इसे बच्चों लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन, और d1 माइनस d2 को कुछ देर के लिए d मान लो, इसको v2 माइनस v1 को v मान लो। तो यहां पे क्या हो गया, d1 माइनस d2 इजकल टू d, और v2 माइनस v1 इजकल टू v। या जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया उसे रख दो। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पता रहेगा। क्यों पता रहेगा, क्योंकि हमें कंडीशंस गिवन है, d1 हमें ज्ञात है, v1 ज्ञात है, d2 ज्ञात है, v2 ज्ञात है, और आंसर हमारा किस में आ रहा है, v1 v2 d1 d2 में, ये सारे ज्ञात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलवेज ज्ञात रहेगा। वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। v हमें ज्ञात जब होगा जब हमें x भी पता हो, किस x पे हमें पोटेंशियल चाहिए। और एक चीज समय याद रखना, क्वेश्चन के आंसर देते समय पे एक चीज जरूर याद रखना कि जब हम v के आंसरों को मार्क करें, जैसे हमने ये आंसर मार्क किया है, तो आंसर मार्क करते समय पे ये याद रख लें कि v का जो भी आंसर आपने मार्क किया है उसमें जो ये कंडीशंस हमें गिवन हैं, ये दो कंडीशंस जो दे रखी हैं, उनमें ये सदा देख लें कि ये पुट करने पे ये इसको ओबे कर रही है या नहीं कर रही। जैसे x को d1 रखने पे v1 बन जाना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे x को d1 रख के देखें v1 बना या नहीं बना, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। जब x को d2 रखे तो v2 बन जाना चाहिए इसी एक्सप्रेशन में। अगर आपका इस तरीका से बन रहा है तो आपके आंसर की संभावना करेक्ट होने की ज्यादा है। सदा चेक कर लें आंसर करते समय पे, मार्क करते समय पे। इन्हें कहते हैं ट्रिक्स, प्रॉब्लम के ये पता करने के कि हमारा आंसर सही चल रहा है या गलत चल रहा है। और अगर आपको याद हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट, उसमें जब हम कैपेसिटर में हम जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव को ग्राउंडेड कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ बन के आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देते हैं और सिग्मा को क्यू अपॉन ए कर देते हैं, तो यहाँ से v हमें कैलकुलेट हो जाता है। और v की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट होती है v इजकल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब हम जाते हैं बच्चों, तो कैपेसिटेंस होता है हमारा q अपॉन v। तो यहाँ से हमारा q और v की वैल्यू पुट कर दें क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हम कैपेसिटेंस तक पहुंच गए, पोटेंशियल तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, वी कैलकुलेट कर लिया। तो ये सभी चीजें इससे की आसानी से हम कैलकुलेट करने की स्थिति में हैं। और ये किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, विद द हेल्प ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। क्योंकि आपको याद हो तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट के बाद में इसको ग्राउंडेड कर देते थे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर को जाएगा, इस नेगेटिव के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर को जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कर दें, यहाँ से वी कैलकुलेट हो जाएगा। वी कैलकुलेट होते ही सी कैलकुलेट हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो हमने क्या किया, जो हम किससे शुरू किए थे, लाप्लास इक्वेशन से शुरू किए थे, वो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे एक्चुअल में रिजल्ट्स आते हैं कैपेसिटेंस के, पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो हमने एवेल्यूट किए। फिर जाएंगे हम इसके बाद में, कार्टेशियन से चले हैं यहाँ, फिर जाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करें।
कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। तो स्पेरिकल को देखें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को कैसे सॉल्व करते हैं, और स्पेरिकल के बाद में फिर सिलेंडर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ इसमें हमें करना है। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है, और इसके एप्लीकेशंस के पोर्शन पे काफ़ी काम करें, और तीनों पे भी करें। मैं जो हमारे जनरल क्वेश्चंस जो बन के आते हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़े से टप तक भी क्वेश्चंस इस पर सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ से सदा ही उम्मीद रहती है क्वेश्चंस के आने की। एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है सदा ही। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को हम कैसे यूज करें ये देखें। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे स्पेरिकल में दो सरफेस ले लें। ये R जब R1 है तो पोटेंशियल को V1 ले लें, और जब R की वैल्यू R2 है तो पोटेंशियल को V2 ले लें, और यहां से R डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। तो कंडीशंस लिख लें। V हमारा क्या है, V1 है। जब एट R बराबर हमारा क्या है, R1 है। V V2 है जब हमारा R R2 है। करना क्या है, V कैलकुलेट करना है, V जो फंक्शन R का होगा एट R के ऊपर, सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये R कहाँ है, ये R हमारा लाई करता है R1 और R2 के बीच में, इस पूरे रीजन्स के अंदर। और अप्लाई किसकी हेल्प से करना है, वी हैव टू अप्लाई दिस विद द हेल्प ऑफ द लाप्लासियन इक्वेशंस। लाप्लासियन इक्वेशन से बच्चों हम कैसे चलेंगे कि हमारे पास लाप्लासियन इक्वेशंस होगी 1/r² डेल ओवर डेल R स्क्वायर डेल V अपॉन डेल R इक्वल टू 0। क्योंकि V फंक्शन है केवल किसका है, R का, तो थीटा फाई वाले कंपोनेंट जो है उनको नहीं लेंगे। वैसे तो इक्वेशंस होती है 1/r² डेल ओवर डेल R स्क्वायर डेल V अपॉन डेल R प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल V अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर V अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन V क्योंकि फंक्शन केवल R का है तो केवल R वाली टर्म्स लेनी है, थीटा फाई हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 0 होगी। तो इसको 0 के बराबर कर दो इस टर्म को। अब ध्यान दो, ये R² यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 0 हो गया। ये 0 केवल तब होगा जब हमारा R² डेल V अपॉन डेल R ये कांस्टेंट हो, क्योंकि R² इधर जाके 0 हो गया तो इसका मतलब हुआ डेल ओवर डेल R² डेल V अपॉन डेल R 0 होगा। और वो 0 कब हो पाएगा, जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। चेक करना चाहो तो ऐसे कर लो, डेल ओवर डेल R इधर से भी करो इधर से भी करो। जब A कांस्टेंट है तो डेल अपॉन डेल R 0 हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट है। फिर से इस पे बढ़े आगे, फिर डेल V अपॉन डेल R की वैल्यू को यहां से लिख लें। डेल V अपॉन डेल R इजकल टू A अपॉन R²। इसको इधर डिवीजन में ले आए। उसके बाद क्या करें, इसको dr को इधर ले आए और इसको इंटीग्रेट कर दें। तो VR हमारा कितना हो जाएगा, -A अपॉन R प्लस B। ये डेल R इधर चला गया, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया तो dV का इंटीग्रेशन V हो गया। A अपॉन R² dr की जो वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन R आ जाएगी, तो -A अपॉन R प्लस B। अब इस पर कंडीशंस लगा दें। दो यहाँ पे वेरिएबल है अननोन, A और B, तो इन्हें कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां से हमारे पास
आर बराबर आर पे V1 है तो V1 हो गया -A/R1 प्लस बी, और V2 कितना हो गया सिमिलरली -A/R2 प्लस बी। V1 V2 R1 R2 हमें ज्ञात है, A और B हमें ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करते ही A पता चल जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशंस में क्या आ गया, VR इक्वल टू -A/R प्लस बी है, तो यहां A और B रखनी है वैल्यू, तो V1 माइनस V2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू -A/R1 प्लस A/R2। R1 R2 यहां ले लें, R1 माइनस R2, देखना यही आया, तो A मिल गया यहां से। A की वैल्यू कितनी हो गई, V1 माइनस V2 अपॉन R1 माइनस R2 और R1 R2, इसको यहां पुट कर दें, तो V विच इज द फंक्शन ऑफ R इक्वल टू V1 माइनस V2 R2 माइनस R1 R1 R2 1 अपॉन R। और B की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, इस A की वैल्यू को यहां से B मिल जाएगा, हमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो B हमारा कितना बन गया यहां से, B इक्वल टू V1 A/R1। ये मैंने क्या किया, एक माइनस साइन था ना यहां पे, वो R1 माइनस R2 ना करके R2 माइनस R1 कर दिया, और B हमें मिल गया यहां से, B कितना है V1 प्लस A/R1, तो VR इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R2 माइनस R1 R1 R2 अपॉन R प्लस V1 प्लस 1 अपॉन R1, और A की वैल्यू क्या थी, वो ये है V1 माइनस V2 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आंसर आ गया इसका। चेक करके देख लें, R बराबर R पे देखें V बराबर V1 बना या नहीं बना, और R बराबर R2 पे देखें V बराबर V2 बना या नहीं बना। यहाँ पे सर ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, ये वाला सर इधर वाला, क्योंकि माइनस A/R प्लस B VR जो ऊपर, यहाँ से पहले है इस पे, हाँ सर यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस प्लस B था, तो नीचे हो गया ना, माइनस। चेक कर लो एक बार, अगर कहीं गड़बड़ है तो सही कर लेना, मेरे हिसाब से ठीक होगा ये। फिर मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी है, उसमें कभी गलती ना करें। वो चीज क्या है कि सदा देख लें कि जब इसमें बाउंड्री कंडीशन R बराबर R1 लगाया तो इक्वेशन V1 में बदली या नहीं बदली, R बराबर R2 रखने पे V2 बना या नहीं बना। अगर बन गया है तो ठीक है, और नहीं बदला तो फिर चेक कर लें एक बार कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ER बराबर माइनस dV अपॉन dr।
तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। ये तो देखो बच्चों सब कांस्टेंट है ये, तो इसका तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डी ओवर डी आर, और v की वैल्यू ये पुट कर दो, v1 माइनस v2 अपॉन r2 माइनस r1, r1 r2 अपॉन r। ये तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसे टर्म को बाहर ले आओ, v1 माइनस v2 अपॉन r2 माइनस r1, r1 r2 और माइनस 1 अपॉन r का डिफ्रेंसिएशन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हो गया। और अगर हम इन द केस ऑफ किस में जाएंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, यहां पे ये इसमें होमवर्क में आप कैपेसिटेंस तक निकालें और होमवर्क में आप इसको कहां तक पहुंचाएं, सी को दिखाएं कि सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1 होगी। यहां तक पहुंचाएं इसे। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि इसे पूरा कंप्लीट करें, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी में इसमें दिखाएं कि कैपेसिटेंस जो होगा इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1 होगा। और फिर हम जाएंगे किस पे बच्चों, सिलेंड्रिकल पे। मैं थोड़ा सा आइडिया इसका सिलेंडर का दिए दे रहा हूं, इसी पैटर्न से सॉल्व करना होगा सिलेंडर को। सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे, यहां से R1 ले लेंगे, R1 पर पोटेंशियल V1, और यहां से यहां तक ही R2 ले लेंगे, R2 पर पोटेंशियल V2, और यहां से R डिस्टेंस पे VR हमें कैलकुलेट करना है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, R बराबर R1 पे पोटेंशियल V1, R बराबर R2 पे पोटेंशियल V2, और फिर किस पे कैलकुलेट करना है, R1 R2 के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, R बराबर R पे VR की वैल्यू। R बराबर R पे पोटेंशियल दे रखा है V बराबर V1, R बराबर R2 पे पोटेंशियल दे रखा है V2, और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है R पे जो डिस्टेंस R है वो कहाँ से नापी गई है, सेंटर से, और R1 और R2 के बीच में पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पे इक्वेशंस जो होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की यूज करोगे, 1 अपॉन R डेल ओवर डेल R, R डेल V अपॉन डेल R इजिकल टू 0। क्या करेंगे, इसके अंदर केवल और केवल रेडियल फंक्शन ले लेंगे, थीटा और जेड वाले को 0 कर लेंगे, क्योंकि दिस प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर डेल स्क्वायर V अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0 होगा। लेकिन V फंक्शन थीटा और जेड का है नहीं, तो वो टर्म 0 हो जाएंगे, ये टर्म यहाँ से आ जाएगी। देखें, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूं, फिर आप देखें, इसे कंप्लीट करें। इस टर्म को कांस्टेंट ले लें उसी तरीका से जैसे यहाँ ली थी, तो R डेल V अपॉन डेल R को A ले लें, कांस्टेंट A, एक कांस्टेंट है जैसे पहले लिया था।
तो डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डेल आर अपॉन आर। फिर इसमें क्या अप्लाई करेंगे कंडीशंस, इंटीग्रेट कर देंगे, वी आर इजकल टू ए डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई आर प्लस बी। अब आपको होमवर्क में कहां तक पहुंचना है, v बराबर v1 एट आर बराबर r1, एक इक्वेशन बनाएंगे, v1 बराबर a log e r1 प्लस बी। दूसरी इक्वेशंस बनाएंगे, v2 इजकल टू a log e r2 प्लस बी। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो यहां से सिमिलरली हम क्या करें, ये तो स्पेरिकल के लिए था, मैं थोड़ा सा यहां स्पेस यूज कर लेता हूं, v1 बराबर a log e r1 प्लस बी, v2 इजकल टू a log e r2 प्लस बी। यहां से a और b निकाल लेंगे, a तो आसानी से ही निकल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, v1 माइनस v2 इजकल टू a log e r1 माइनस log e r2। a निकल गया यहां से कितना, a बराबर v1 माइनस v2 अपॉन log e r1 अपॉन r2। और b कैसे निकाल लोगे बच्चों, b यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, b इजकल टू v1 माइनस a log e r1। तो v1 माइनस a हमने कैलकुलेट ही कर रखा है, v1 माइनस v2 अपॉन log e r1 अपॉन r2 इंटू log e r1। ये b मिल गया, a ज्ञात है b ज्ञात है, इन दोनों वैल्यूओं को यहां पुट कर दो, v पता चल गया। फिर क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यू को पुट करके वी आर के फॉर्मूले में पोटेंशियल पता चल जाएगा। उससे फिर ये भी देख लें कि r बराबर r पे v बराबर v1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस रिलेशन से r बराबर r2 पे v2 बना या नहीं बना, अगर बन गया तो रिजल्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करें, माइनस डी वी अपॉन डी आर करें, और फिर इसे कहां तक पहुंचाएं, कैपेसिटेंस तक कैलकुलेट करें, और होमवर्क में इसको सॉल्व करें कि c की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन log e r2 अपॉन r1 होगी, यहां तक कैलकुलेट कर लें। तो ये भी रिजल्ट इसमें कैलकुलेट करें और ये वाला भी कैलकुलेट करें, तो महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। तो क्या इसमें आप कर रहे थे, लाप्लासियन इक्वेशंस का कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और खासतौर से कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेशंस एवेल्यूट कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जरूर करें लाप्लासियन इक्वेशंस के एप्लीकेशंस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सदा आता रहता है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।